गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा सार कार्यक्रम की शुरुआत की गई? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय द्वारा सारे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है। तो ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। और ये क्या है? स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। इसमें देखा जाए ये किसकी किसकी संयुक्त पहल है, तो सार जो है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है। और इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए जो देश के 15 प्रमुख वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर्स और योजना संस्थान जो हैं वो स्मार्ट सिटीज़ के साथ मिल करके 75 ऐतिहासिक शहरी परियोजनाओं का एक समूह तैयार करेंगे। ठीक है, यानी कि उनका दस्तावेज तैयार करेंगे। और ये 75 शहरी परियोजनाएं अभिनव व बहुक्षेत्रीय हैं और जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, यानी कि जो संस्थान हैं और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो मिलकर के परियोजनाओं का एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगी, एक समूह तैयार करेंगी। और इससे इन संस्थाओं के जो स्टूडेंट्स होंगे वो शहरी विकास परियोजनाओं के बारे में उनको ग्राउंड लेवल से पता चलेगा, उनको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से जो है शहरी परियोजनाएं होती हैं किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से शहरों की प्लानिंग की जाती है, उनको एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे उनको इसकी जानकारी मिल सकेगी। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें जो संस्थाएं हों और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो मिल करके जो परियोजनाएं हैं जो स्मार्ट सिटी से संबंधित उनका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगी। ठीक है, ये था। बाकी सार मिशन का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। सार किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त पहल किसकी? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी चरण 2 की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा। गुजरात ने जो है अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के चरण 2 की शुरुआत की है। और यहाँ पे देखा जाए तो गुजरात सरकार द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति चरण 2 की शुरुआत की गई है, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। और इस नीति के तहत क्या किया जाएगा कि यह जो नीति है वो छात्रों के विचारों नवाचारों का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रव्यापी विश्वविद्यालय आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है और उन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जो उनकी रचनात्मक खोज का उपयोग करेगी। एक तरीके से अगर देखा जाए गुजरात सरकार ने जो स्टार्टअप और जो इनोवेशन को सहायता प्रदान करने के लिए इस नीति को जो है विकसित किया है। और इस नीति के तहत देखा जाए कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो और उनके पास क्या हो, कोई आइडिया हो, अवधारणा हो किससे संबंधित, स्टार्टअप को विकसित करने के लिए इनोवेशन से क्षेत्र से संबंधित अगर उनके पास कोई आइडिया है तो वो क्या करेंगे, जितने जो विश्वविद्यालय या जो शिक्षा संस्थाएं हैं जो इनोवेशन जो यहाँ पे देखें तो जो आपके यहाँ जो इनोवेशन सेंटर्स हो गए, PSUs हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब को समर्थन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये आइडिया, ये जो उनके पास है जो अवधारणा है, सलाह स्वरूप दे सकते हैं और वो पात्र होंगे एक संस्था के रूप में अपनी सलाह को देने के लिए। ठीक है, ताकि स्टार्टअप के क्षेत्र में जो है विकास किया जा सके, इनोवेशन के क्षेत्र में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में विकास किया जा सके। इसके तहत, इस योजना के तहत, इस नीति के माध्यम से सरकार जो है गुजरात सरकार राज्य भर में शिक्षाविदों में नवाचार और प्री इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करती है और यह क्षेत्रों, अंतरिक्ष और अन्य पहलुओं पर समावेशी होगी। नीति प्रौद्योगिकी क्षेत्र से परे भी स्टार्टअप की ओर मुड़ने के लिए छात्र नवोन्मेषकों को बनाने की इच्छा रखती है। ठीक है, तो ओवरऑल यही समझ लीजिएगा कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, आपके पास कोई विचार है, अवधारणा है, तो वो आप बताइए, अपने सलाह स्वरूप दीजिए ताकि इस क्षेत्र से संबंधित चीज़ें विकसित हो सके। ठीक है,
तो आगे देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न की, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मुस्लिम महिलाओं का चित्र साझा करने वाले आपत्तिजनक नाम वाले ऐप को बनाया गया था? गिटलैब, बिटलहब, गिटहब या फिर गिनहट? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी विवादित रहा है, आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो गिटहब एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, ठीक है, ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग बनाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये एक ओपन, गिटहब जो है ना ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो प्रोग्रामर होता है वो अपने सॉफ्टवेयर और कोड को क्या करता है, स्टोर कर सकता है, उसको सेव कर सकता है, और जो दूसरा प्रोग्रामर भी होगा वो उस सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका को निभा सकता है। ठीक है, और गिटहब की बात करें तो ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोड रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म भी है। और इसी गिटहब पर देखा जाए तो बुल्ली बाई नाम से एक ऐप सोशल मीडिया पर मुस्लिम जो महिलाओं के खिलाफ क्या कर रहा था, नफरत फैला रहा था। ठीक है, इस ऐप में जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया था, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी, उनकी तस्वीरों को साझा किया जा रहा था। ठीक है, तो इस ऐप पे क्या किया जाता है, जितनी भी सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं हैं उन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनकी नीलामी की जा रही थी फ्रेंड। और ये नीलामी नकली होती थी, लेकिन उनका इरादा क्या होता था, जो इस ऐप को बनाया था, जो प्रोग्रामर था, उसका इरादा क्या था कि इन महिलाओं को ऑनलाइन क्या करा जाए, हरेसमेंट करने का उनका योजना था, हरेसमेंट करते थे वो। तो यही था बुल्ली बाई। इसके पहले भी देखेंगे तो एक इसी ऐप पे, इसी सॉफ्टवेयर पे, गिटहब पे देखेंगे तो एक सुल्ली डील भी था। इसके पहले बहुत पहले चर्चा में था सुल्ली डील। मेनली आपको क्या याद रखना है, ये आपको गिटहब, ठीक है, तो इस गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था, इस ऐप को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? दिसंबर 2022, मार्च 2023, फरवरी 2023 या फिर सितंबर 2022? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जनगणना। तो केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। जैसा कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है, इस जनगणना अभियान को स्थगित करना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं हर 10 साल पे जो है, हर 10 साल के अंतराल, एक दशक पे जो है जनगणना को, हर 10 साल पर होने वाला जनगणना जो है देश का सबसे बड़ा डेटा संग्रह अभ्यास होता है। ठीक है, ये जो डेटा संग्रह अभ्यास होता है, और क्या हमें ये जनगणना जो है, ये जो अपडेट किया जाता है, ये हमें क्या बताता है, जनसंख्या वृद्धि का आकलन करते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल सकता है कि जनसंख्या की जो दर है वो क्या रही है। ठीक है, अगले जो पिछले 10 सालों के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि किस तरह की रही है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, आवास और बिजली जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का विश्लेषण करने के लिए भी बेहद अहम होता है जनसंख्या जो रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसको अपडेट किया जाता है हर 10 साल पे। लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो है चीज़ें अपडेट नहीं हो पा रही, 2021 में थी, 2022, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और इससे पहले देखा जाए दिसंबर 2021 में जिलों, उप जिलों, तालुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो दिसंबर से होने वाला था, लेकिन इसको जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और देखिए जो अभी इस बार की जो जनगणना थी, ये 15वीं जनगणना थी, और जो होगी वो 16वीं जनगणना थी। और 2011 की जो जनगणना थी, 15वीं जनगणना, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे जिनके द्वारा राष्ट्र को जो है 15वीं जनगणना जो है वो समर्पित की गई थी। जनगणना आयुक्त का नाम बताइए 15वीं जनगणना के समय। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना गया है? राजस्थान, पुडुचेरी, उड़ीसा या फिर दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पुडुचेरी को जो है चुना गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पुडुचेरी को 25वें राष्ट्रीय
युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है। जैसा कि आप जानते हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा जो है दिवस मनाया जाता है और इस दिन देखा जाए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है और इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो है जयंती पे स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर देखा जाए जो शुरू आयोजित होने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री भी पुडुचेरी जाएंगे और यह उत्सव देखा जाए भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है। ठीक है, इस उत्सव के तहत देखा जाए जो है पुडुचेरी के लगभग 500 युवाओं के साथ साथ देश भर के जो 18 वर्ष से और जो 22 वर्ष के बीच के जो युवा हैं और जो आयु के लोग हैं वो लगभग 7000 युवा जो हैं उसमें शामिल होंगे इस राष्ट्रीय युवा उत्सव के समय। और इस दौरान देखा जाए इसका जो आयोजन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है 25वां कहाँ पे, पुडुचेरी में है। ठीक है, किसके जन्म दिवस के अवसर पे जो है वो मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की गई थी, इसको किस डेट के समय मनाया जाता है। अब पुडुचेरी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए दक्षिण भारत का मैप है और यहाँ पे आप देखिए तमिलनाडु के जो है पूर्वी कोस्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके 4 छोटे छोटे संबद्ध जिले हैं और वो कौन कौन से जिले, देखिए 2 जिले तो हैं, पुडुचेरी और कराईकल जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इसका विस्तार हमें आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, यनम जो है, और यहाँ पे हमें माहे जो है केरल में। तो प्रश्न ये आया था कि जो पुडुचेरी से असंबद्ध जो छोटे जिले हैं वो किन किन राज्यों में हैं। तो एक तो अब तमिलनाडु में है ही पुडुचेरी हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे जो है यनम दिखता है और यहाँ पे केरल दिखता है, केरल के कोस्ट पे दिखता है माहे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो इस समय वर्तमान की जो है उपराज्यपाल वो है तमिलिसाई जो है सुंदर राजन जो है, ये इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, उपराज्यपाल, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा कितनी कर दी है? 500, 1000, 1500, 2000। करेक्ट आंसर इज डी है, 2000 रुपये कर दी गई है जो है ऊपरी सीमा जो है ऑफलाइन भुगतान की लेन देन की ऊपरी सीमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गांव और कस्बों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक रूपरेखा जारी की है और यहाँ पे देखा जाए ऑफलाइन पेमेंट्स के तहत जो है फिलहाल 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त होगी और अधिकतम कितनी बार ट्रांजैक्शन, तो 10 बार ट्रांजैक्शन करना, यानी कि कुल 2000 रुपये तक जो है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने की सीमा होगी। और यहाँ पे देखा जाए जो ढांचा है वो ढांचा जो अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स अधिग्रहणकर्ताओं और जारीकर्ताओं बैंक और गैर बैंकों को छोटे मूल्य के ऑफलाइन डिजिटल भुगतान में सक्षम बनाएगा। और इसी के तहत देखा जाए ये जो ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, ऑफलाइन तरीके से भुगतान आमने सामने कार्ड के जरिए हो जाए या फिर वॉलेट या फिर मोबाइल सहित किसी भी जरिए से किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे कि अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली, ठीक है, पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? एमी बर्नस्मिथ, एलान मिस, जूलिया मिसेल या फिर कार्ला डेविस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, एमी बर्नस्मिथ जो है वो बनाई गई हैं। तो ये देखा जाए एमी बर्नस्मिथ अमेरिका की पहली महिला नौसेना कप्तान बनेंगी। और एनी की बात करें तो यहाँ पे देखें तो एनी की बात करें तो ये कप्तानी में इसी सप्ताह परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू जहाज USS अब्राहम लिंकन सैंटियागो से निकला। ठीक है, इनकी कप्तानी में। और इसी के साथ साथ देखा जाए जो एनी है वो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में एक परमाणु जहाज का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इनकी तस्वीर है एमी की, और ये जो है ये वहाँ पे नौसेना के इतिहास में, ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में ये परमाणु जहाज का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला है हमारा कि किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का
अधिग्रहण किया है? मेटा, गूगल, याहू या फिर अमेजोन। करेक्ट आंसर इस बी है, गूगल ने किया है। ठीक है, सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। किससे संबंधित? एक इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप है और साइबर हमलों से निपटने के लिए गूगल ने ऐसा जो है किया है। तो गूगल ने साइबर सिक्योरिटी के जो बढ़ते खतरे हैं उन बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीदा है। और अल्फाबेट जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल की, और इसके स्वामित्व वाले गूगल ने क्लाउड डिवीज़न ने, गूगल की जो क्लाउड डिवीज़न उसने इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। और इसी के साथ साथ ये जो अधिग्रहण किया है वो कितने का भुगतान किया था गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए? तो लगभग $500 मिलियन यानी कि 3,730 करोड़ रुपए का नगद भुगतान जो है इसमें किया गया है। ठीक है, नगद भुगतान। गूगल की बात करें फ्रेंड, गूगल के जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो माउंट व्यू में है, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, गूगल का हेडक्वार्टर है और कैलिफोर्निया में। और इस समय जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, सुंदर पिचई जो हैं वो गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? 37.29 बिलियन डॉलर, 40.35 बिलियन डॉलर, 35.3 बिलियन डॉलर या फिर 42.40 बिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 37.29 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है और अब तक का सबसे बड़ा निर्यात माना जा रहा है। सबसे अधिक जो है बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया है भारत के द्वारा दिसंबर 2021 में। तो भारत की अर्थव्यवस्था देखा जाए फिर से पटरी पर आ रही। जिस तरीके से पैंडेमिक की वजह से जो है विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई, भारत भी उससे छूता नहीं रहा। और लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें सुधरती हैं, जैसा कि होता है। भारत की भी अर्थव्यवस्था सुधर रही है और इसके साथ ही दिसंबर 2021 में देखा जाए अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया गया है कमोडिटी का। वो कितना था? कमोडिटी का अगर मूल्य देखें तो 37.29 बिलियन डॉलर कमोडिटी का निर्यात किया गया है। और ये पिछले जो दिसंबर की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? 37% अधिक है। ठीक है, पिछले दिसंबर तो बहुत ही बुरी, जस्ट कोरोना का समय था, उस समय तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस बार तो कुछ ढील थी जिसका इसका प्रभाव था। तो यहाँ पे देखा जाए प्रमुख, और इसका प्रमुख कारण क्या है, किस चीज़ों की ज़्यादा मांग थी? तो इसमें देखा जाए इंजीनियरिंग उत्पादों की, पेट्रोलियम वस्तुओं की, रत्नों और आभूषणों जैसी जो है वस्तुओं की इसमें लगातार मांग जो है वो बढ़ना है, इसका कारण है। अगर इसमें ये देखें तो इंजीनियरिंग सामान का जो कुल निर्यात हुआ है वो कुल निर्यात का 26% जो है वो इंजीनियरिंग वस्तुओं का हुआ है, प्रोडक्ट का हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक था। और अगर हम देखें कि रत्न और आभूषणों का जो कुल निर्यात हुआ है वो 8% हुआ है और ये इसमें भी हम पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 5.8% की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ डेटा है कुछ। और ये देखा जाए जो बात की गई है, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल के अनुसार देखा जाए भारत जो है वो 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। ठीक है, धीरे धीरे भारत अग्रसर हो रहा है और इस वर्ष देखते हैं क्या होता है आगे कि 400 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को भारत कब तक हासिल करता है, विश्व जल्दी से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न पे चलते हैं कि फ्लोरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है? फ्लोरोना का जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या फिर इजराइल। करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, इजराइल में पाया गया है फ्लोरोना का। ठीक है, पहला ये कोरोना वायरस और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा दोनों का ही ये मिश्रण है और ये पहला मामला जो है इजराइल में आया है। तो फ्लोरोना का पहला जो मामला है वो इजराइल में पाया गया है। फ्लोरोना की बात करें तो ये इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों ही बीमारियों का ये दुर्लभ जो है मिश्रण है। और इसी के साथ साथ देखा जाए यह जो है डबल वायरस की वजह से ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये वायरस खतरनाक हो जा रहा है फ्लोरोना, क्योंकि इसमें डबल वायरस का असर एक इन्फ्लुएंजा का है, दूसरा देखिए कोरोना वायरस का है। फ्लोरोना में जो संक्रमित मरीज हैं उनके जो लक्षण हैं वो किसके जैसे हैं? जैसे कि निमोनिया के पेशेंट जो होते हैं, निमोनिया के पेशेंट के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं? उनका जो सबसे प्रमुख लक्षण तो उनको खांसी आता है, निमोनिया वाले पेशेंट को, उनको थकान लगती, कमजोरी लगती, बलगम के साथ उनकी खांसी आती, चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में उनको कठिनाई होती है और कभी कभी वो बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। वहीं पे देखा जाए तो मायोकार्डिस के भी जो पेशेंट होते हैं उनके क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, थकान होती है, उनकी भी सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट बहुत अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो फ्लोरोना के पेशेंट में भी देखे गए हैं फ्लोरोना के। तो जिसके सबसे पहला जो पेशेंट मिला है इजराइल में मिला है, तो ये उनके लक्षण से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आज के फैक्ट्स ऑफ द डे में। सबसे पहला फैक्ट्स है हमारा कि आईपीएल टीम लखनऊ के साथ अगले 3 साल के लिए
टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार किया है किसने? माई 11 सर्कल ने किया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है, किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, 21 साल में जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है, 21 साल में। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले एशियन खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बने? शार्दुल ठाकुर, ठीक है। शार्दुल ठाकुर जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। अगला है, ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी मिली है और उस किट का नाम क्या है? ओमिश्योर, ठीक है। ओमिश्योर से मतलब श्योर हो जाओ ऐसे दिखता है, ठीक है, ओमिश्योर। ओमिक्रॉन का ये किट है जिसको ओमिक्रॉन का पता लगता है कि किसी व्यक्ति में ओमिक्रॉन का लक्षण है या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नया कार्यकारी निदेशक ईडी जो नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बना है, कौन बना है? कैरिबियाई देश बना है। कैरिबियाई राष्ट्र के 2 हैं, एंटियागो और बारमूडा जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य बने हैं। अगला है, स्नोड्रॉप में काम करने वाली कोरियाई अभिनेत्री जिनका 31 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था किम मिन सू, ठीक है। किम मिन सू जो है इनका नाम था, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस कब मनाया गया? 8 माफ करिएगा 6 जनवरी को मनाया गया। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा के नेता जिनकी 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था अयप्पन पिल्लई, ठीक है। अयप्पन पिल्लई ये स्वतंत्रता सेनानी थे और पूर्व भाजपा नेता थे, इनका देखा जाए 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है विजय पाल शर्मा को किया है। ये थे हमारे 10 फैक्ट्स। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला है कि 3D AMG तकनीकी से बनने वाला देश का प्रथम एक्सप्रेस वे होगा, कौन सा? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो 3D AMG तकनीकी से बनने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा। वहीं अगला देखें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1624 करोड़ रुपए की लागत से 139 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, किन से जिले में? बस्ती जिले में, ठीक है। रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेड़ा में बनने जा रहे रेलवे स्टेशन का नाम किस पर होगा? किनके नाम पर होगा? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा, ठीक है। अगला है, ऊर्जा बचाने वाला देश का पहला डेमो भवन बनाने की अनुमति दी गई, कहाँ पे? लखनऊ में। और लास्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पे? नोएडा में। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में फ्रेंड हम लोगों ने कुछ पहले के ही सारी चीज़ों को रिवीजन किया क्योंकि कुछ खास न्यूज़ नहीं थी उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो कुछ पुराने क्वेश्चन को शामिल किया गया, तो लगातार आपका रिविजन भी इससे होता रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के अधीन कराई गई थी, ठीक है, और किस वर्ष कराई गई थी ये बताइए। पहली जो जनगणना हुई थी भारत की वो किस वायसराय के अधीन कराई गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिकोड का टेलीग्राम ग्रुप, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर्स से संबंधित जो है PDF डाउनलोड करके उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।